Dear student, I am going to deal with the topic of diarrheal disease. So firstly, we will see the introduction of diarrheal disease. Worldwide, particularly in developing countries, diarrheal disease constitute significant causes of mortality and morbidity. According to conservative estimate, almost 500 children suffer from acute diarrhea annually. Out of them, 5 million die every year. In India alone, nearly 1.5 million children die due to acute diarrhea every year. So, introduction of diarrheal disease. So, worldwide, particularly in developing countries, diarrheal disease constitutes significant cause, mortality and morbidity. तो क्या डायरियल डिजीज़ क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये ऑकर होता है और स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्री में ये ऑकर होता है और इसका जो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी जो रेट है वो एक सिग्निफिकेंट कॉज पर डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव एस्टिमेट, ऑलमोस्ट 500 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ सफ़र फ्रॉम एक्यूट डायरिया और अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट के तौर पर जो 500 चिल्ड्रन हैं वो एक्यूट डायरिया से सफ़र करते हैं हर ईयर, है ना. एनुअली एस्टिमेट किया गया है कि 500 मिलियन चिल्ड्रन एक्यूट डायरिया से सफ़र करते हैं और आउट ऑफ देन 5 मिलियन डाई एवरी ईयर और एवरी ईयर हर ईयर में 5 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो डाई होते हैं. In India alone, nearly 1.5 million children die due to acute diarrhea every year. और इंडिया में ये एस्टिमेट किया गया है कि 1.5 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर एक्यूट डायरिया के द्वारा डाई होते हैं, उनकी डेथ होती है. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डायरियल डिजीज. डायरिया इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूल एंड इट्स वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन देयर कंसिस्टेंसी. तो डेफिनेशन क्या है, डायरिया को हम डिफाइन करते हैं जो स्टूल का नंबर और उसका वॉल्यूम है ना इंक्रीज होता है, देयर इज़ ए डायरिया, और उसका कंसिस्टेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो स्टूल का नंबर और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और उसका कंसिस्टेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. Okay, diarrhea is also defined as passes of 3 or more loose or watery stool in a 24 hours of period, loose stool being one that would take the shape of container. तो डायरिया को और हम क्या कह सकते हैं, अगर लूज और वाटरी स्टूल पूरे 24 घंटे में 3 या उससे भी ज़्यादा, है ना, उससे भी ज़्यादा अगर पास हो रहा है ना, पूरे 24 घंटे के पीरियड में अगर वाटरी स्टूल और लूज स्टूल 3 या उससे ज़्यादा टाइम अगर पास हो रहा है तो उसको हम डायरिया बोलते हैं. तो दिस इज़ ए डेफिनेशन ऑफ डायरिया. नेक्स्ट है एनाटॉमिकल कंसिडरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, है ना. तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन का. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ इज़ 270 सेंटीमीटर. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ड्यूरिंग बर्थ के समय में 270 सेंटीमीटर होता है. इन इंक्रीज टू एडल्ट साइज बाय 4 ईयर्स ऑफ एज विद द लेंथ ऑफ 450 एंड 550 सेंटीमीटर. और एडल्ट में, है ना, एडल्ट में उसका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और उसका जो लेंथ है वो 450 से 550 सेंटीमीटर लंबा होता है. The length of colon is 70 to 100 centimeter. Because of its anatomical variation, small intestine lesion causes severe diarrhea and dehydration in contrast to colon. तो कोलन का जो लेंथ है वो 75 to 100 सेंटीमीटर होता है. नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एट वेरियस प्लेसेस आर. तो फ्लूइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरियस प्लेस से होता है, जैसे कि जेजुनम 3 to 5 लीटर एब्जॉर्प्शन होगा फ्लूइड का, इलियम में 2 to 4 लीटर होगा, कोलन में 1 to 2 लीटर, स्टूल लॉस 100 to 220 ml और है ऑफ द स्टूल इन इन्फेंट 10 ग्राम पर kg होता है ना. तो फ्लूइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरियस प्लेसेस के थ्रू ऑकर होता है. नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ डायरियल डिजीज. द फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स इन अल्टर द नॉर्मल इंटेस्टाइन फ्लोरा रिजल्टिंग एंड ओवरग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया सच एज क्लोस्ट्रिडियम
डेफिसाइल एंड साल्मोनेला एंड स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो एंटीबायोटिक नॉर्मल इंटेस्टाइन फ्लोरा क्या होता है, अल्टर होता रहता है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो अदर बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ होने लगता है। अगर नॉर्मल इंटेस्टाइन फ्लोरा अल्टरेशन के कारण जो अदर बैक्टीरिया है उसका ओवर ग्रोथ होने लगता है, जैसे कि क्लोस्ट्रियम डेफिसाइल साल्मोनेला और स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो बैक्टीरिया हैं वो ओवर ग्रोथ होने लगते हैं एंटीबायोटिक के कारण। नेक्स्ट है ओरोफिकल रूट। तो ओरोफिकल रूट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेयर देयर इज अ क्लोज कॉन्टैक्ट डे केयर सेंटर। तो ओरोफिकल रूट के थ्रू भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर क्या हो रहा है, स्प्रेड होता है थ्रू द पर्सन टू पर्सन, है ना। तो डायरिया कैसे हो रहा है, पर्सन टू पर्सन के थ्रू भी क्या होता है, स्प्रेड होता है। अगर हम उसको पर्सन से पर्सन में क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी क्या हो रहा है, डायरिया स्प्रेड होता है। लैक ऑफ क्लीन वाटर, क्राउडिंग, पुअर हाइजीन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पुअर सैनिटेशन और मेजर रिस्क फैक्टर। तो लैक ऑफ क्लीन वाटर है ना, क्लीन वाटर के लैकिंग होने के कारण, क्राउडिंग प्लेस होने के कारण और पुअर हाइजीन के कारण, सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण, है ना, पुअर सैनिटेशन के कारण, ये सब क्या है, मेजर रिस्क फैक्टर है डायरिया होने का। कॉजेस ऑफ बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोअल। तो और बैक्टीरियल और वायरल प्रोटोजोअल भी एक कॉज है डायरिया होने का। तो वायरल 70 to 80% ऑफ इन्फेक्शियस डायरिया इन डेवलपिंग कंट्री। तो 70 to 80% इन्फेक्शियस डायरिया डेवलपिंग कंट्री में वायरल के कारण होता है, वायरस के कारण होगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियल, 10 to 20% ऑफ इन्फेक्शियस डायरिया बट रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट केसेस ऑफ सीवियर डायरिया। तो 10 to 20% इन्फेक्शियस डायरिया बैक्टीरिया के कारण ऑकर होता है। और बहुत सारे केसेस में भी सीवियर डायरिया जो केस होते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोअन, लेस देन 10%, है ना। तो ये 10% चांसेस होते हैं प्रोटोजोआ डायरिया होने का। नेक्स्ट है नॉन इफेक्टिव कॉजेस, है ना। तो नॉन इफेक्टिव कॉजेस में क्या क्या हो सकता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज लाइक नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न, नॉन स्पेसिफिक एंट्रोकोलाइटिस इन इन्फेंसी। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के कारण भी क्या हो सकता है, डायरिया ऑकर हो सकता है। एनाटॉमी की मैकेनिकल कॉज लाइक शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, फिस्टुला, पार्शियल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, माल रोटेशन, हिस्पंग्स डिजीज, है ना। तो ये भी एक एनाटॉमिकल कॉज है, मैकेनिकल कॉज है जो कि डायरिया को कॉज करते हैं। पैंक्रेटिक एंड हेपेटिक डिसऑर्डर, पैंक्रेटिक हाइपोप्लेजिया, सिरोसिस, हेपेटिक क्रोनी पैंक्राइटिस, बाइलरी एट्रेसिया। बायोकेमिकल कॉज लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोस, माल एब्जॉर्प्शन, लिपोप्रोटीनिया, सीलिएक डिजीज, है ना। तो बायोकेमिकल कॉज के कारण भी क्या हो सकता है, डायरियल डिजीज ऑकर हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिक कॉज लाइक द न्यूरोब्लास्टोमा, लिम्फोमा, पैंक्रेटिक आइसोलेट ट्यूमर। तो ये कैंसर के कारण भी क्या हो सकता है, डायरिया ऑकर हो सकता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी जैसे कि HIV, एड्स, एक्वायर्ड हाइपो अमीनोग्लोबिनिया, है ना, ये भी क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसके कारण भी डायरिया ऑकर होगा। माल न्यूट्रिशन जैसे कि PM, डाइटरी फैक्टर लाइक ओवर फीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड इंटॉलरेंस लाइक मिल्क एंड सोया प्रोटीन इंटॉलरेंस, साइकोजेनिक और फंक्शनल डिसऑर्डर लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, टॉक्सिक डायरिया लाइक इंजेक्शन ऑफ हैवी मेटल, एर्सेनिक, लेड, ड्रग लाइक फेरस सल्फेट, एंटीबायोटिक, लैक्सेटिव, है ना। तो ये सब क्या है, नॉन इफेक्टिव कॉज है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, इन्वेजन ऑफ द पैथोजन इन GI ट्रैक्ट, इंक्रीज इंटेस्टाइनल सिक्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्रोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिक mediator और डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन सेकेंडरी टू इंटेस्टाइनल डैमेज और इन्फ्लामेशन। पैथोजन अटैच टू म्यूकोजनल सेल cup like pedestal on which the bacteria rest. Pathogenesis of diarrhea depend on whether the organism remains attached to the cell surface, resulting in secondary
टॉक्सिन। तो जो पैथोजन है ना, जो बैक्टीरिया है उसका इन्वेशन हो रहा है कहाँ पर, जीआई ट्रैक में, है ना। दिस लीड टू इंक्रीज इंटेस्टाइनल सिक्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एंटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन मेडिएटर और डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन सेकेंडरी टू इंटेस्टाइनल डैमेज ऑफ इन्फ्लामेशन। तो जो पैथोजन के अटैक होने के कारण, उसका इन्वेशन जीआई ट्रैक में होने के कारण इंटेस्टाइनल सिक्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और एंटोटॉक्सिन साइटोटॉक्सिन जो मेडिएटर हैं वो क्या होने लग रहे हैं, सिक्रीट होने लग रहे हैं। डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन सेकेंडरी टू इंटेस्टाइनल डैमेज ऑफ इन्फ्लामेशन। और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन और इंटेस्टाइनल सेकेंडरी इंटेस्टाइनल के डैमेज होने के कारण। दिस लीड्स टू पैथोजन अटैच टू म्यूकोसिनल सेल एंड कप लाइक पेडिस्टल और विद द बैक्टीरियल ट्रेस। तो जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, वो म्यूकोसिनल सेल है, जीआई इंटेस्टाइन के म्यूकोसिनल सेल्स से क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ठीक है। दिस लीड टू द पैथोजेनिस ऑफ डायरिया डिपेंड ऑन वेदर द ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अटैच टू सेल सर्फेस रिजल्टिंग इन सिक्रेटरी टॉक्सिन। और जो पैथोजेनिक डायरिया के तो जो पैथोजेनिक वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कहाँ, जो सेल सर्फेस पर अटैच हो रहा है कि नहीं, है ना, और सिक्रेटरी टॉक्सिन हो रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। दिस लीड टू और पेनिट्रेट द म्यूकोसा क्रिएट्स, है ना। और क्या हो रहा है, जो म्यूकोसा है वो क्या हो रहे हैं, पेनिट्रेट हो रहे हैं, है ना, थ्रू द सिस्टमेटिक डायरिया के थ्रू। दिस लीड टू इमीडिएट एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंट्रोपैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच कॉज डायरिया। और क्या हो रहे हैं, जो इमीडिएटेड है ना, वो क्या कर रहे हैं, डायरिया को कॉज कर रहे हैं। Further, the most serious and immediate psychogenic disturbance is with the severe diarrheal disease। और डायरिया के कारण क्या हो रहा है, मोस्ट फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑकर हो रहा है ना। और साथ में ये सीवियर डायरियल डिजीज को भी कॉज करता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो फर्स्टली वी विल सी द फीवर इंडिकेट इन्फेक्शन एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो फीवर क्यों हो रहा है, ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण और ड्यू टू डिहाइड्रेशन के कारण क्या होता है, फीवर ऑकर होगा। वॉमिटिंग इज ड्यू टू ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर GIT, it is caused by virus, enterotoxin, producing bacteria, Gardiasis, Campylobacter। it also can cause with non-infectious cause। तो वॉमिटिंग हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, अपर GI ट्रैक के नॉन इन्वॉल्वमेंट के कारण। और वायरस जो एंटोटॉक्सिन वायरस है, बैक्टीरिया के प्रोड्यूस होने के कारण ये वॉमिटिंग ऑकर होगा। नेक्स्ट है डायरिया। द स्टूल मे बी इधर लूज वाटरी और मिक्स विद द ब्लड एंड म्यूकस। The site of the lesion can be detected by the type of the stool. If the small bowel is affected, the patient has profuse, painless or mild pain, watery diarrhea. If the large bowel is affected, the patient passes small quantity of stool mixed with the blood and mucosa। तो डायरिया जो स्टूल पास हो रहा है तो उसमें लूज वाटर या ब्लड भी मिक्स हो सकता है। तो जिसको हम ब्लड मिक्स रहता है स्टूल में, उसको डिसेंट्री बोलते हैं, है ना। और उसमें कोई साइट में कोई डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कोई लेसन तो फॉर्म नहीं हो रहा है ना, स्टूल के कारण कोई लेसन तो फॉर्म नहीं हो रहा है कोई, ये हम डिटेक्ट करते हैं। Dehydration, it is classified into 3 types of depending on the amount of fluid loss, mild 5%, moderate 10%, severe 15%। तो डिहाइड्रेशन ऑकर होगा और इसको हम 3 टाइप्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं, उसके अमाउंट पर, है ना, फ्लूइड लॉस के अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर माइल्ड अगर फ्लूइड लॉस है तो 5%, मॉडरेट है तो 10%, सीवियर है तो 15%। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, पोटेशियम हाइपोकैलेमिया less than 3 ml/liter, sodium hyponatremia, dehydration 120 ml/liter, alkalosis, acidosis, etc। है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, ड्यू टू फ्लूइड लॉस होने के कारण, है ना। तो डायरिया के कारण क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है जनरल असेसमेंट ऑफ चाइल्ड का हमको जनरल असेसमेंट करना है। असेसमेंट ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस एंड नंबर क्लिनिकल साइन सिम्टम कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग डिहाइड्रेशन सब। और क्या करना है, हाइड्रेशन स्टेटस को असेसमेंट करना है और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को क्या करना है, हमको डिटेक्ट करना है। करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस इम्बैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस इम्बैलेंस को करेक्ट करना है। प्रॉपर फीडिंग टू प्रोवाइड नॉर्मल न्यूट्रिशन, और प्रॉपर फीडिंग प्रोवाइड करना है, जितने भी नॉर्मल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड करना है। जिंक सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएटेड प्रॉब्लम लाइक डिसेंट्री एंड पर्सिस्टेंट डायरिया, और पर्सिस्टेंट डायरिया और डिसेंट्री के प्रॉब्लम को ट्रीट करना है।
मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, द मेजर गोल इन मैनेजमेंट एक्यूट डायरिया। तो एक्यूट डायरिया के लिए मेजर क्या मैनेजमेंट है और क्या मेजर रूल्स है। असेसमेंट ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को असेस करना, रिहाइड्रेशन प्रोवाइड करना है ना, जितना भी वाटर लॉस हुआ है ना, डिहाइड्रेशन ऑकर है, उसको हमको क्या करना है, रीस्टोर, फ्लूइड को रीस्टोर करना है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड थेरेपी को मेंटेन करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट डाइट, और एडिक्वेट डाइट को इंट्रोड्यूस कराना है। असेसमेंट ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को असेस करना। ऑब्जर्व द इन्फेंट और चाइल्ड जनरल अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर, उनकी जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर, इन्फेंट और चाइल्ड के जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। असेस फॉर द डिहाइड्रेशन सच एज डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, वेट लॉस, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, पुअर स्किन टर्गर, संकन fontanelles एंड पेल कूल ड्राई स्किन विद द सीवियर डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन को हमको असेस करना है, उसके लिए क्या करना है, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट जैसे होता है तब क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑकर होगा। और वेट लॉस होगा डिहाइड्रेशन में, है ना। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन वो ड्राई होगा, और जो स्किन का टर्गर है वो पुअर होगा। संकन जो फंटानल है वो क्या होगा, श्रिंक होगा। और पेल कूल ड्राई स्किन होगा। सीवियर डिहाइड्रेशन में ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेशन, पल्स और रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग्ड होगा। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड थेरेपी, ORS, WHO ORS, सुपर ORS, राइस बेस्ड ORS, डायल्यूटेड ORS, लो स्मॉल ORS, ट्रीट सीवियर डिहाइड्रेशन विद द IV फ्लूइड के साथ सीवियर डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना। एज है इन्फेंट अंडर 12 मंथ, चिल्ड्रन 12 मंथ अप टू 4 ईयर। फर्स्ट गिव 3 ml kg in 1 hour एंड चिल्ड्रन को 3 मिनट्स, देन गिव 70 ml kg in 5 hours एंड चिल्ड्रन को 2.5 hours। होम अवेलेबल फ्लूइड, है ना, होम में जो फ्लूइड अवेलेबल है, जो रिकमेंडेड है, जो मिलता है हमको सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन, है ना। सॉल्ट और शुगर का जो सॉल्यूशन बनता है वो लेमन वाटर में अगर लेमन रहता है वो, है ना। राइस वाटर विथ गंजी, सूप, दाल वाटर, लस्सी, कोकोनट वाटर, प्लेन वाटर, है ना। ये सब क्या है, होम में अवेलेबल फ्लूइड है, एंड नॉन रिकमेंडेड जो कि अवेलेबल नहीं होते हैं, सिंपल शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, टिंड और फ्रेश फ्लूइड और एथलेट्स, जेलेटिन ड्रेसेड टी एंड कॉफ़ी, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट है जिंक सप्लीमेंट। Zinc deficiency is common in developing countries because in intake of predominant vegetarian diets increase fecal losses during many episodes of diarrhea aggravate pre-existing zinc deficiency। तो जिंक डेफिशिएंसी डेवलपिंग कंट्री में कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो वेजिटेरियन डाइट का इंटेक ठीक मतलब लॉस होता है, जिसके कारण जो फीकल लॉसेस इंक्रीज होती है और डायरिया भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, जिससे जिंक डेफिशिएंसी ऑकर होता है। WHO एंड IAP रिकमेंड जिंक सप्लीमेंटेशन एंड एडजंट ORS इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो WHO और IAP ने क्या रिकमेंड किया है कि जिंक सप्लीमेंट, है ना, जिंक सप्लीमेंट क्या करते हैं, ORS, जिंक सप्लीमेंट एज एडजेंट टू ORS इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो जिंक सप्लीमेंट क्या करते हैं, ORS और डायरिया के ट्रीटमेंट को एडजस्ट करते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड चिल्ड्रन ओल्डर देन 6 months सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड रिसीव यूनिफॉर्म डोज ऑफ 20 mg इमीडिएट डायरिया स्टार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉर टोटल पीरियड ऑफ 14 days। चिल्ड्रन एज 2 to 6 months एडवाइज 10 mg पर डे कंटिन्यू फॉर टोटल पीरियड ऑफ 14 days। तो जो ओल्डर जो 6 month ओल्डर चिल्ड्रन उनको रिकमेंड किया गया है, अगर वो डायरिया से सफ़र कर रहे हैं ना, तो क्या करना है, उनको इमीडिएट कंटिन्यू उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, कंटिन्यू उनको जिंक सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि जो जिंक का डेफिशिएंसी उनको ना हो। एंटीबायोटिक थेरेपी जनरली नॉट बेनिफिशियल एंड कैन बी हार्मफुल बट अप्लाई विद द बैक्टीरियल कॉज। तो एंटीबायोटिक थेरेपी जनरली नॉट बेनिफिशियल एंड कैन बी हार्मफुल, तो वो बेनिफिशियल नहीं होता है और हार्मफुल भी
हार्मफुल भी हो सकता है ना, बेनिफिशियल नहीं है और हार्मफुल भी हो सकता है, बट अप्लाई विद द बैक्टीरियल कॉज। लेकिन उसको हम बैक्टीरियल को किल करने के लिए, इनिबिट करने के लिए, बैक्टीरियल कॉज को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। दोस्त विद द मोर देन 8 स्टूल डे, डायरिया 1 वीक, वॉल्यूम डिप्लेशन, इम्यून सप्रेशन, वॉर्मिंग साइन फॉर द एंटीबायोटिक्स। अगर बच्चे को मोर देन 8 टाइम अगर स्टूल पास कर रहा है, डायरिया अगर 1 वीक से है, उसका वॉल्यूम डिप्लेशन हो रहा है, इम्यून, तो उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक्स उसको प्रोवाइड करेंगे। चॉइस ऑफ ड्रग इज़ द फ्लोरोक्विनिलोन और एजिथ्रोमाइसिन। तो हम उसको ड्रग क्विनिलोन और एजिथ्रोमाइसिन लो डोज प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड, है ना। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑकर होगा। नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में बच्चे में हाइपोनेट्रीमिया दिखेगा, लो लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, रिस्टोरिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय ORS एंड IV थेरेपी। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करना है बच्चों को, हमको ORS और IV थेरेपी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और फ्लूइड को रिस्टोर करना है ना। क्या हो रहा है, डायरिया में डिहाइड्रेशन है, तो हमको बच्चे को रिहाइड्रेट करना है विद द ORS एंड IV थेरेपी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फ्लूइड इम्बैलेंस को रिस्टोर करना है। प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय गुड हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस, हाइजीन, डिस्पोजल ऑफ स्टूल, केयर ऑफ डायपर्स, जनरल क्लीननेस एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन। और इन्फेक्शन के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए हम गुड हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस यूज़ करना है ना। हाइजीनिक डिस्पोजल स्टूल्स के डिस्पोजेबल हाइजीनिक को यूज़ करना है, और डायपर्स को केयर करना है ना, और जनरल क्लीननेस अप्लाई करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन को हमको क्या करना है, यूज़ करना है। तो अब उससे हम क्या कर सकते हैं, जो इन्फेक्शन के स्प्रेड से प्रिवेंट हो सकते हैं। प्रिवेंटिंग स्किन ब्रेकडाउन बाय द फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ डायपर, कीपिंग द पेरिमीटर एरिया ड्राई एंड क्लीन। और डायपर के यूज़ के कारण क्या हो सकता है, स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है। तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, डायपर को फ्रीक्वेंट चेंज करते रहना है ना, हर 3-4 घंटे 2-3 घंटे के अंदर उसको चेंज करते रहना है डायपर को। तो इससे स्किन ब्रेकडाउन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और पेरिनियल एरिया को ड्राई और क्लीन रखना है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक बाय द एप्रोप्रिएट डाइटरी मैनेजमेंट। और क्या करना है, एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक को प्रोवाइड करना है ना, थ्रू द डाइटरी मैनेजमेंट के थ्रू न्यूट्रिशनल इंटेक को प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना है थ्रू द डाइटरी मैनेजमेंट के थ्रू। रिड्यूसिंग फियर एंड एंजाइटी बाय द एक्सप्लेनेशन, रीअश्योरेंस, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। और फियर एंड एंजाइटी को रिड्यूस करना है थ्रू द एक्सप्लेनेशन के थ्रू, है ना। अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो क्या होगा, जो पेशेंट है ना, वो क्या होगा, फियर और एंजाइटी में होगा कि मेरे को क्या हो गया है ना। तो उसको हमको एक्सप्लेन करना है कि आप ठीक हो जाओगे, है ना। रीअश्योरेंस कराना है उनको जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है, और उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ओके, तो दिस इज ए नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरियल डिजीज। तो थैंक यू। तो दिस इज ए डायरियल डिजीज।